नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह टॉपिक भारतीय संविधान से संबंधित है। इसके पहले हमने 150 प्रश्न तक 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो दोस्तों आपका आरओ का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की बात है। इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान से रिलेटेड तो लगभग सारे एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये दोस्तों 150 प्रश्न इससे पहले हमने अपलोड कर दिया है। अगर इतिहास की और भूगोल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसके भी लगभग 350 प्रश्न के आसपास जो है हमने जो है इतिहास का और भूगोल का अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को भी नहीं देखा तो आप जा कर के वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, और परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। 11 फरवरी को आरओ का पेपर है और फिर 18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आपके देखने से और वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 151। निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? गुवाहाटी, कोलकाता, पटना या फिर चेन्नई? तो सही आंसर दोस्तों आपका गुवाहाटी, ठीक है। असम का जो उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। और इसकी जो अधिकारिता है दोस्तों कई राज्यों को क्या करता है, ये कवर करता है, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? गुवाहाटी में है, किसका? उच्च न्यायालय का, ठीक है। इसलिए क्या है, सर्वाधिक इसको कवर करता है। कोलकाता का दोस्तों क्या है? पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप का, ठीक है। यहाँ कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और बिहार का कहाँ पर है? पटना में है। चेन्नई दोस्तों तमिलनाडु का है। क्वेश्चन 152, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो कितने प्रकार की दी गई दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, और फिर राष्ट्रपति शासन हो गया, और फिर एक वित्तीय आपात, ठीक है। 3 तरीके की आपातकालीन की व्यवस्थाएं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 153, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360, ठीक है। तो आइए इसका जो है हम पूरा डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, ताकि आपका जो आने वाला क्वेश्चन है उस सब के बारे में आप आश्वस्त हो जाएं और आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना होने पाए। तो दोस्तों 352 जो है दोस्तों, यह राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात स्थिति की उद्घोषणा इसमें करता है, ठीक है। ये कब करता है? जब उसको ये लगता है कि कोई कह सकते हैं कि युद्ध हो या वाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, आंतरिक विद्रोह हो कोई, तो इन सब के जो है समक्ष जो है क्या करता है राष्ट्रपति, उसको लगता है कि भारत जो है इसकी सुरक्षा क्या है, खतरे में है। तो फिर सुरक्षा हो, सुरक्षा की बात हो, तो फिर युद्ध हो, वाह्य आक्रमण हो या फिर सैन्य विद्रोह के अंतर्गत क्या करता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात थी किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 355 क्या कहता है दोस्तों? ये वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करेगा, ठीक है। कौन करेगा? ये संघ करेगा। इसका ये क्या है, कर्तव्य है। तो किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 355 में की गई है कि ये संघ का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो क्या करेगा, उस स्थिति की या उस स्थान की क्या करेगा, वो जाकर के खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 356 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 356 कहता है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को यह बता दिया जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, असफल हो गया है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 360 ये बताता है कि राष्ट्रपति को ये पता चल जाए या उसको ये समझता है कि किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख क्या है, खतरे में है, तो वहाँ पर क्या है, वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई भी समस्या अभी तक नहीं आई है, ठीक है। इसलिए भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने सही ढंग से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों
वह है आपका अनुच्छेद 352। क्या सही है? अनुच्छेद 352 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154, युद्ध या वायु आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या फिर कभी भी? तो 154 तो सही आंसर दोस्तों आपका 1 महीने के अंतर्गत इसका अनुमोदन यानी कि स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए संसद के द्वारा, तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 155, राष्ट्रीय आपात की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? 1, 2, 3 या फिर 4? 155 सही आंसर दोस्तों आपका 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, शुरुआत में ही इसके बारे में डिस्कस कर दिया आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो 356, 352 और 360 या फिर 368 तो अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि उस राज्य का या उस स्थान का क्या हो गया है, संघ शासित प्रदेश का जो है ये क्या हो गया है, शासन तंत्र अव्यवस्थित हो गया है या ठीक है असुरक्षा की खतरा है, तो फिर क्या करेगा वो? राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगा देगा। अनुच्छेद 368 क्या बताता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, कि संविधान में संशोधन जो है किसी भी अनुच्छेद में, ठीक है, कहीं भी वो कर सकता है। तो किस में दिया गया इसका प्रावधान? 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने अडॉप्ट किया है? तो ये किया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 157, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? मुख्यमंत्री, संसद, प्रधानमंत्री या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल? 157 तो सही आंसर दोस्तों आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, ये क्या करेगा? संस्तुति भेजेगा राष्ट्रपति के पास और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा अगर संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 158, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 158 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 2 वर्ष? सही आंसर दोस्तों आपका 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, जैसा आगे प्रोसेस होता है फिर राज्यपाल रिकमेंडेशन देता है कि अभी जो है हालात सुधरे नहीं हैं, ठीक है, तो इसको आगे के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 159, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? बिहार में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या फिर महाराष्ट्र में? 159 तो सही आंसर दोस्तों आपका पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार भी नहीं? तो सही आंसर दोस्तों अभी तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक आज तक नहीं की गई। देश में इतना आर्थिक संकट नहीं आया है कि भारत सरकार को वो जनता से क्या करेगा, वित्तीय आपात लगा देगा और इससे अधिक मात्रा में पैसे को इकट्ठा किया जाए। अभी हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं आई है। 161, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? 161 42वां, 44वां, 52वां या फिर 61वां? तो सही आंसर दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत सरकार का या किसी भी राज्य का क्या होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का क्या करेगा, वह समान आदर करेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बनाए रखा जाए इसके बारे में भी बात की गई। कौन से संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संवैधानिक संशोधन क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, अब एक विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, इसको किसके अंतर्गत डाला गया था? 300 का के तहत। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बिना प्राधिकार के, न्यायालय द्वारा बिना प्राधिकार के क्या होगा,
इसकी संपत्ति को कोई भी अधिग्रहण नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता है। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन क्या था दोस्तों? ये दल बदल से संबंधित था। ठीक है, जिसमें क्या होता है 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था दोस्तों, दल बदल 1985 में जोड़ा गया था। ये बताता है दोस्तों कि कोई भी अगर पार्टी बदलना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा, कुछ एक नियम कानून बनाए गए थे। ऐसे जो है आप क्या करेंगे, अपना पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी पर नहीं जा सकते, नहीं तो आपका चुनाव चिन्ह और पार्टी सब कुछ क्या हो जाएगा, रद्द हो सकता है। ठीक है, जिस पार्टी से या फिर जो आपका चुनाव चिन्ह मिला था सारी क्या हो जाएगी, आपका सब कुछ रद्द हो सकता है। ये था 52वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन क्या था दोस्तों? इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों आगे 162। अभी देखिए तुरंत ये बात आ गई कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 72वां, 73वां, 61वां या फिर 62वां संविधान संशोधन। तो अभी बात हमने की थी दोस्तों आपके बीच में। ठीक है, कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन। कौन था, 61वां। और 73वां संविधान संशोधन जो था दोस्तों, ठीक है, ये भी पंचायती राज से था। कैसे जो है इसको लागू किया जाए, इसके बारे में ये भी जानिए दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज और 11वीं अनुसूची दोस्तों भी इसी के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1992-93 में। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 72वां और 62वां। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर काम के अधिकार से। तुरंत ये बात आपके सामने आ गई। पंचायती राज व्यवस्था से जो है क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? 365, 366, 367 या फिर 368? तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। ये कौन सा बताता है, अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहाँ से ग्रहण किया है? अभी हमने बताया था दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 365 दोस्तों ये बताता है कि संघ द्वारा दिया गया निर्देश का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता जो है का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 365 में बताया गया है। बाकी एक में निर्वचन दिया गया है और एक में परिभाषा दिया गया है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 165, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो या फिर संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 92वां, 87वां, 88वां या फिर 89वां? तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, BDMS। क्या कहते हैं? BDMS। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथाली या फिर मैथिली और फिर ये संथाली। ठीक है, BDMS जो है ऐसे ही याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और ये जो संविधान संशोधन था आपका 92वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इस सबको क्या किया गया था, शामिल किया गया था, BDMS को। बहुत ही जो है अधिक बार जो है दोस्तों ये पूछा जाने वाला प्रश्न था और कई बार ये पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 166, संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया? 84वां, 86वां, 88वां या फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो सही आंसर दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है इसको 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, 88वां संविधान संशोधन क्या था दोस्तों? सेवाओं पर कर, ठीक है, लगाया गया था और ये कब आया था? 2003 में। ठीक है, और फिर 84वां संविधान संशोधन दोस्तों
84वां संविधान संशोधन दोस्तों ये था कि 2026 तक चाहे लोकसभा हो या फिर राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या हो, वर्ष 2026 तक परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि 2026 तक क्या होगा, यथावत अपने जितनी भी सीटें हैं चाहे लोकसभा की हों या राज्यसभा की हों बनी रहेंगी, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो था दोस्तों आपका महत्वपूर्ण, काफ़ी प्रश्न है आपका ये। ठीक है, और जो 86वां संविधान संशोधन था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और किसमें क्या जोड़ा गया था दोस्तों, 21A के अंतर्गत इसको रखा गया था। किसके अंतर्गत, 21 का के तहत। सेवाओं पर कर का प्रावधान था 88वां संविधान संशोधन। 91वां संशोधन था जो दोस्तों 2003 का, दल बदल वाली व्यवस्था थी इसमें संशोधन, केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दिया गया। केंद्र राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा, जहां सदन की संख्या क्या है, 40-40 है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, अधिकतम 12 पर जो है लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी पार्टी में अपना विलय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय या फिर इनमें से कोई नहीं। 167, तो दोस्तों इसमें बहुदलीय की व्यवस्था है, कोई एक दल की बात तो है नहीं, जो चाहे अपना जो है पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकता है और अपना बहुमत साबित कर सकता है और अपनी सरकार बना सकता है। 168, संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 168, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रपति। क्या सही है, राष्ट्रपति। 169, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, सही आंसर दोस्तों आपका 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का, 22। क्वेश्चन नंबर 170, सरकारी आयोग किससे संबंधित है, नदी जल विवाद से, अंतर्राज्यीय संबंधों से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर उपरोक्त तीनों से। तो सरकारी आयोग दोस्तों आपका संबंधित है, ये सही है, केंद्र राज्य संबंध से। किससे है, केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन सी। 171, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है राज्यों के पास, केंद्र के पास, न्यायपालिका के पास या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों के पास, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कानून कौन बना सकता है। 171, तो सही आंसर दोस्तों आपका केंद्र के पास। किसके पास है, केंद्र प्रकाश, केंद्र के पास। 172, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर गृह मंत्री। तो जो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है दोस्तों वो होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 173, उपचुनाव कब करवाया जाता है, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या फिर जब आवश्यक हो तब। सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी, जब आवश्यक हो तब उपचुनाव करवाया जा सकता है। उपचुनाव कब होता है दोस्तों, जब किसी सदस्य की, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, कोई मृत्यु हो जाता है, ठीक है, या फिर अपना सीट क्या कर देता है, वो राज्यसभा में चला जाता है या कहीं अन्यत्र जो है उसका क्या हो जाता है, किसी पद पर नियुक्त हो जाता है, तो अपना स्थान जब उसका खाली हो जाता है तो उसके लिए भी चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, इसी को उपचुनाव कहते हैं। 174, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ, 1947, 1950, 1952 या फिर 1953। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1952। प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। ठीक है, ये था आपका प्रथम लोकसभा का कार्यकाल। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952। 175, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर चुनाव आयोग। तो सही आंसर दोस्तों ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। किसका है, इलेक्शन कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 176, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो सही आंसर दोस्तों आपका
राज्यपाल। कौन सा सही है? राज्यपाल। ये केवल राज्यपाल की ही जिम्मेदारी है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन, के संथानम, के सी नियोगी या फिर वाई बी चौहान? सही आंसर दोस्तों आपका के सी नियोगी। कौन थे? के सी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 178, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया था? केंद्र राज्य संबंधों के लिए, नदी जल बंटवारे के लिए, पंचायती राज के लिए या फिर आरक्षण के लिए? बलवंत राय मेहता समिति। सही आंसर दोस्तों आपका पंचायती राज के लिए। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। क्वेश्चन नंबर 179, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश या फिर नागौर राजस्थान? 179। सही आंसर दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान से बात शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया था। क्वेश्चन 180, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, परिषद, पंचायत परिषद या फिर ग्राम सभा? क्वेश्चन नंबर 180। तो सही आंसर दोस्तों आपका परिषद। क्या सही है? परिषद। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? जून 2002, अप्रैल 2003, जून 2005 या फिर जुलाई 2006? तो सही आंसर दोस्तों आपका जून 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार पाने संबंधी विधेयक पारित किया गया। तो ये था दोस्तों आपके बीच में संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको दोस्तों ज़रा सा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।